Hey everyone, how are you all? So today we will do another question that relates to Indian Evidence Act and that pertains to character evidence of the accused in a criminal case, and this has come in Rajasthan 2011. So this question says that what are the provisions relating to relevancy of character of the accused in the criminal case? All right, so we will discuss how character is relevant in criminal case. तो सबसे पहले इसमें आप character define करोगे जो कि हमारा सेक्शन 55 की एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दैट इंक्लूड जर्नल डिस्पोजिशन एंड जर्नल रेपुटेशन एंड उसके बाद में आप बताओगे कि हाउ द कैरेक्टर इज रेलिवेंट इन क्रिमिनल केस सो लेट अस सी सबसे पहले यू विल टेल कि जो क्रिमिनल लॉ है ना दैट कैन बी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स गुड करेक्टर एंड द बैड करेक्टर तो जो गुड करेक्टर के सेक्शंस हैं वो है 53 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एंड 53A एंड 54 रिलेट्स टू बैड करेक्टर ओके तो सबसे पहले आप बताओगे कि जो सेक्शन 53 है वो कैसे रेलिवेंट है ठीक है सेक्शन 53 जो है उसमें बोला गया है जो प्रीवियस गुड करेक्टर है ना वो रेलिवेंट है इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स क्रिमिनल प्रोसीडिंग में हमारा गुड करेक्टर जो होता है वो रेलिवेंट होता है क्यों रेलिवेंट किया गया है क्योंकि दिस क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस इज बेस्ड ऑन द बेसिक प्रिजम्पशन कि जो अच्छे लोग होते हैं ना वो क्राइम कमिट नहीं करते हैं विच मीन्स दैट देर इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ इम्प्रोबेबिलिटी देर इज अ presumption attached to the good character people that they would not commit a crime so that is why it is made relevant तो वो relevant किया गया है but that does not stop you from giving evidences against that character okay but however in this case जो कि हमारा बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है भगवान स्वरूप वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इसमें बोला गया था जो कि गुड कैरेक्टर है ना दैट मे बी रेलिवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स बट जो ये है ये बहुत ही एक वीक टाइप ऑफ एविडेंस है ठीक है वीक टाइप ऑफ एविडेंस क्यों है क्योंकि अगर कोई हमारा आई विटनेस आके बोल रहा है ठीक है अगर कोई बहुत ही सॉलिड हमारे पास एविडेंसेस अवेलेबल है विच कैन ऑब्वियसली आउटवे द गुड करेक्टर एविडेंस ठीक है तो हम उसको यूटिलाइज करेंगे ऑब्वियसली बट दिस इज ओनली टू द एक्सटेंट क्योंकि ये प्रिजम्पशन है इसलिए हम ये रेलिवेंट कर देते हैं बट ऑब्वियसली इट इज रिबटेबल विद द हेल्प ऑफ द एविडेंसेस सो विच विल प्रूव कि जो गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड है एंड कन्विक्शन कैन नॉट बी सेट असाइड कन्विक्शन इस बात पे सेट असाइड नहीं की जा सकती कि जो पर्सन है जो अक्यूज्ड पर्सन है ही इज ऑफ गुड करेक्टर ये कोई ग्राउंड नहीं है टू सेट असाइड द कन्विक्शन only thing that has been done by the Indian Evidence Act is it is made relevant and now same provision has been reiterated in 47 BSA as well गुड करेक्टर का एविडेंस है व्हाई इज इट बीइंग मेड रेलिवेंट ठीक है ये क्यों किया जा रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर डिटर्मिनिंग जो सेंटेंस है ना उसको डिटर्मिन करने के लिए कि कितनी दी जाए कम दी जाए ज़्यादा दी जाए उसके लिए इसीलिए ये एक मिटिगेटिंग फैक्टर रहता है कि वो एक अच्छे करेक्टर का इंसान है तो उसको इतनी ज़्यादा सेंटेंस नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि उसका जो प्रीवियस रिकॉर्ड था वो कभी ऐसा था ही नहीं कि दैट इज डाउटेड या फिर उस पर कोई स्टेन लगा हुआ है तो ही इज़ अ गुड करेक्टर मैन एंड इट ओनली हेल्प्स इन डिटर्मिनिंग सेंटेंस क्योंकि सेंटेंस जो रहता है वो हमारा मैजिस्ट्रेट का जो एरिया रहता है कि उसको कितनी दी जाए ठीक है तो फॉर रिलीज ऑफ द ऑल्सो फर्दर जो हमारा प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है उसमें हम देखते हैं जो सेक्शन 3 है दैट इज रिलेटेड टू एडमोनिशन एंड जो सेक्शन 4 है दैट इज रिलेटेड टू प्रोबेशन ऑन गुड कंडक्ट ठीक है तो उन चीज़ों को देखने के लिए वहाँ पे हमें रेलिवेंट एरियाज दिए गए हैं कि उसका नेचर ऑफ द ऑफेंस एंड सब देखा जाएगा ठीक है एंड उसका कॉन्डक्ट देखा जाएगा एंड व्हाट इज दैट कॉन्डक्ट दैट इज ओनली अ गुड कैरेक्टर कि उसका गुड कैरेक्टर है एंड दैट वुड इफेक्ट हिज प्रोबेशन या फिर उसको एडमोनिशन करके ही उसको डांट लगा के ही छोड़ दिया जा सकता है ठीक है एंड देन फॉर द प्ली बार्गेनिंग इफ ही इज पुटिंग अ प्ली फॉर द बार्गेन ऑफ हिज सेंटेंस तो वहां पे हम देखेंगे कि उसका कैरेक्टर कैसा है ठीक है तो जो कि हमारा सीआरपीसी में दिया गया है ठीक है एंड देन देर इज सेक्शन 53A जो कि एड ऑन हुआ था 2013 अमेंडमेंट एक्ट से ये हमारा प्री का क्वेश्चन है एंड नाउ इट हैज बिकम 48 BSA ठीक है ये क्या करता है जो हमारा क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन ठीक है या फिर उसके जो रेप मैटर्स होते हैं ना उसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते उसके कैरेक्टर को हम क्वेश्चन नहीं कर सकते इससे रिलेटेड कि कंसेंट दी थी तुमने या नहीं दी थी क्या तुम्हारा कैरेक्टर ऐसा है वैसे क्वेश्चंस हम नहीं पोज कर सकते और ना ही वो रेलेवेंट माने जाएंगे ठीक है एंड सिमिलरली द विक्टिम कैन नॉट बी क्वेश्चन ऑन हर कैरेक्टर जो उसका कैरेक्टर है
For instance, there is a prostitute or there is someone who is involved in some sexual experiences, तो उसका हम previous conduct नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है, एंड ये भी नहीं पूछ सकते हैं whether she consented to it or not. There is another section that we have already covered जो कि हमारा 114A है इंडियन एविडेंस एक्ट का, जो कि लैंडमार्क जजमेंट तुकाराम वाली जजमेंट से ऐड हुआ था, तो विच ऑल्सो स्टेट्स कि अगर वो बोल रही है कि उसने कंसेंट नहीं किया, ठीक है, तो हम मान के, तो जो कोर्ट शैल प्रिज्यूम, यहाँ पे शैल प्रिज्यूम है, रिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है कि दैट शी डिड नॉट कंसेंट टू इट. ऑलराइट, तो ये जो है हमारा जो प्योरली मैटर रहेगा वो हमारा एविडेंस का मैटर रहेगा, इसलिए जो प्रीवियस करेक्टर होगा उसका कोई बेयरिंग नहीं होएगा ऑन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एज सच. एंड देन द बैड करेक्टर इज नॉट मेड रेलिवेंट. बैड करेक्ट, गुड करेक्टर तो फिर भी रेलिवेंट है, बट बैड करेक्टर इज नॉट मेड रेलिवेंट एज अ जनरल रूल. इट इज नॉट मेड रेलिवेंट बिकॉज क्या होगा कि अगर बैड करेक्टर रेलिवेंट कर दिया जाएगा तो प्रोसिक्यूशन हमेशा स्टार्ट ही ऐसे करेगा कि दिस पर्सन इज अ बैड करेक्टर मैन एंड देयर ही विल गिव एविडेंसेस ऑफ बैड करेक्टर, है ना. तो इससे क्या होगा कि कोर्ट के दिमाग में एक प्रेजुडिस सा ऑलरेडी हो जाएगा फॉर द अक्यूज. दिस विल लीड टू इम्पार्शियल जजमेंट, ठीक है. देन देयर इज सेक्शन 54 इंडियन एविडेंस एक्ट विच हैज बिकम 49 BSA विच लेज डाउन एक्सेप्शंस कि जर्नली, ये हमारा जर्नल रूल है, उसकी जो जर्नल रूल की जो हमारी एक्सेप्शंस हैं वो है 3 एक्सेप्शन जो कि हमारी 54 सेक्शन में दी हुई है कि जर्नली बैड कैरेक्टर इज नॉट रेलिवेंट बट देयर आर एक्सेप्शंस टू इट. एंड व्हाट आर दोज एक्सेप्शंस? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर जो बैड कैरेक्टर है वही फैक्ट इन इशू है, कि मतलब उसी कैरेक्टर, अदरवाइज वो रेलिवेंट नहीं था बट अब क्या हो गया, वो रेलिवेंट हो गया है, ठीक है. तो देन if the bad character is an issue, then the evidence as to bad character can be given, that is to say, जैसे कि हमारा जो सेक्शन 110 ऑफ CRPC है जो कि हैबिचुअल ऑफेंडर से डील कर रहा है ना, अगर वो हैबिचुअल ऑफेंडर है तो क्या होगा, अगर वो हैबिचुअल ऑफेंडर है तो उसका एक कैरेक्टर है ना कि वो हैबिचुअली क्राइम कमिट करता है, तो उसका वो एक बैड कैरेक्टर है, तो उस बैड कैरेक्टर को हम रेलिवेंट कर सकते हैं क्योंकि द फैक्ट इन इशू इज कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर है एंड उसका करेक्टर ही क्वेश्चन में है, तो उसके लिए हम एविडेंसेस दे सकते हैं, ठीक है. सिमिलरली देयर इज वन एक्सेप्शन कि अगर प्रोसिक्यूशन देती है गुड करेक्टर का एविडेंस, अगर प्रोसिक्यूशन गुड करेक्टर का देती है तो उसके रिप्लाई में एविडेंस दिया जा सकता है ऑफ द बैड करेक्टर, ठीक है. एंड देन देर आर देर इज अ थर्ड एक्सेप्शन विच इज कि जो प्रीवियस कन्विक्शन होएगी वो रेलिवेंट होएगी, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस कन्विक्शन क्यों रेलिवेंट की जाती है, फॉर गिविंग इन्हांस पनिशमेंट. अगर किसी को इन्हांस पनिशमेंट देनी है जो कि हमारा 75 IPC बताता है, अगर इन्हांस पनिशमेंट के लिए प्रे करना है तो हम क्या करेंगे, उसका जो प्रीवियस कन्विक्शन था उसको रेलिवेंट कर देंगे. जैसे कि हमारा 41 सेक्शन में प्रीवियस जो होती है वो रेलिवेंट कर दी जाती है ना, प्रीवियस जजमेंट्स, हाउ प्रीवियस जजमेंट्स कैन बी मेड रेलिवेंट, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट पार्ट. तो 44 जो हमारे सेक्शन है इंडियन एविडेंस एक्ट के, वो यहाँ पे यूटिलाइज होते हैं कि प्रीवियस जजमेंट्स या डिक्री या ऑर्डर रेलिवेंट की जा सकती है टू शो द एविडेंस ऑफ द बैड कैरेक्टर एंड ऑल्सो टू शो द कंडक्ट, उसका कॉन्डक्ट ऐसा था, ठीक है. एंड देन ऑल्सो देर इज अनदर सेक्शन 14 का एक्सप्लेनेशन 2, वो भी यही बात करता है कि जो प्रीवियस कन्विक्शन है वो रेलिवेंट की जा सकती है एंड ऑल्सो इट कैन बी गिवन एज अ एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर, ठीक है. तो ये सब बोल के आप कह दो कि दीज आर द सर्कमस्टांसेस वेयर in criminal proceedings bad character and good character are made relevant, ठीक है. And then you would end your answer. All right, thank you, take care.